सभी को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृतियां जो हैं, ये टॉपिक रहेगा। कालीबंगा सभ्यता, इसका जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। पंजाबी में जो पंजाबी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसमें बंगा को क्या कहते हैं? चूड़ी कहते हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण, काले रंग की जो चूड़ियाँ थी उसके टुकड़े मिले थे, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा में जो पूर्व हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी? पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात करें कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ताओं की, तो A.N. घोष अर्थात अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। खुदाई और उत्खनन किसने किया? 1961 से 62 में। 1961-62 में B.K. थापर और B.V. लाल तथा J.V. जोशी के निर्देशन में किया गया। खुदाई या उत्खनन का कार्य 1961-62 में B.K. थापर, B.V. लाल तथा J.V. जोशी के निर्देशन में किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। एक तो खोज किसने की है? A.N. घोष ने 1952 में, जिसका पूरा नाम है अमलानंद घोष। और खुदाई या उत्खनन किसने किया है? तो B.V. लाल और B.K. थापर तथा J.V. जोशी, ये तीनों ने किया था। इनके निर्देशन में उत्खनन या खुदाई कार्य हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में यहाँ उत्खनन किया गया था। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई है। पहला भाग 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व का है तथा दूसरा भाग जो है 2250 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का है। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार जो कालीबंगा सभ्यता है इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता की क्या कहा जाता है? सैंधव सभ्यता ने कहकर सैंधव सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की राजधानी, कौन सी? तीसरी राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा से एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, तांबे का बैल, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुओं, जले हुए चावल, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भूकंप व तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं। भूकंप एवं तंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सभी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। एक तो दुर्ग प्राप्त हुआ है, एक मोहरे प्राप्त हुई है और एक अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, तांबे का बैल प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, सड़कें, बस्ती, गोल कुओं, जले हुए चावल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और भूकंप व तंदूर के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई है।
7 अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई है। हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है। अग्निवेदियाँ या हवन कुंड कालीबंगा से उत्खनन में सभ्यता के नगरीय होने की साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? नगरीय सभ्यता के होने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त मुहरे मेसोपोटामिया की मुहरों जैसी है। यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इससे जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। यहाँ से भूकंप के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। यह स्थल हनुमानगढ़ जिले के सरस्वती घग्गर के तट पर है और 4,500 वर्ष पहले यह बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इसमें एक पूर्वी टीला है और जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं, और पश्चिमी टीले में दुर्ग हैं जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर प्राप्त हुई है। दीवारें ईंटों से बनी थी और इन्हें मिट्टी गारे से जोड़ा जाता था जिससे दीवारें मजबूत व टिकाऊ बन जाती थी। व्यक्तिगत और सामाजिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों, कौन सी ईंटें? जो धूप में पकाई गई हो, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियों के प्रमाण मिले हैं। लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली है। ताम्र से बने कृषि के कई औजार प्राप्त हुए हैं जिससे कि उनकी आर्थिक उन्नति का परिचायक है। अर्थात उनसे कृषि के जो औजार ताम्र के मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि उनकी आर्थिक उन्नति कितनी उन्नत थी, कितनी विकसित थी। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली है। इस समृद्ध सभ्यता के ह्रास के कारण संभवतः सूरत एवं नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उपनाम भी ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और यह क्या है? एक नगरीय सभ्यता भी है, नगरीय सभ्यता थी। इसे जाल पद्धति अथवा ऑक्सफोर्ड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? जाल पद्धति और ऑक्सफोर्ड नाम दिया जाता है। कालीबंगा नगर के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किसमें? कालीबंगा नगर के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा कोल्हू का प्रयोग, जो मिट्टी के बने होते हैं, कोल्हू का प्रयोग इस सभ्यता में आर्थिक कमजोरी का प्रतीक भी है। कालीबंगा से उत्खनन में
लोहे एवं घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा में जो उत्खनन किया गया है वहाँ लोहे का और घोड़े का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। कालीबंगा से दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। अब सेकेंड जो सभ्यता है वो है आहड़, और आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। आहड़ से उत्खनन सभ्यता की ग्रामीण होने के साक्ष्य मिले हैं कि यह सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी? आहड़ सभ्यता। ये कहाँ है? उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में बेड़च या आयड़ या बनास नदी पर, बेड़च आयड़ या बनास नदी पर प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ताम्रवती सभ्यता है या ताम्रवती अंकित है। कहाँ पर? प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसी आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। किस सभ्यता को आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था? तो वो है आहड़ सभ्यता। कौन सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो वह है आहड़ सभ्यता है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, और जो कालीबंगा सभ्यता थी वो 4500 वर्ष पूर्व की है, और ये 4000 वर्ष पूर्व की है। इसकी खोज उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। कालीबंगा सभ्यता का जो खोज की गई थी 1951-52 में की गई थी, और इसकी खोज 1953 में की गई थी। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास। आपको ध्यान रखना है। 1956 ईस्वी में श्री रत्नचंद्र RC अग्रवाल की देख रेख में खनन कार्य हुआ। कब हुआ? 1956 में। किसकी देख रेख में? RC अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल की देख रेख में इसका खनन कार्य प्रारंभ हुआ। और 1961-62 में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर HD सांकलिया AK व्यास के नेतृत्व में खुदाई कार्य जारी रहा 1961-62 में। और एक VN मिश्र भी थे साथ में। HD सांकलिया, AK व्यास और VN मिश्र, इनके नेतृत्व में 1961-62 में खुदाई कार्य जारी रहा। आहड़ की जो आहड़ है, आहड़ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग लाल, भूरे व काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। कौन कौन से? लाल रंग के, भूरे रंग के और काले रंग के मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। आहड़ से उत्खनन में मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गोरे या कोठे जिनमें अनाज आदि रखा जाता है उनको कहते हैं कोठे, जो अनाज भरने के काम आते हैं। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आहड़ सभ्यता ऐसी सभ्यता थी इसका जो आधार था वो क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं। कौन सी? यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं, 3 मोहरें मिली है। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल है तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है। अब प्रश्न आ जाता है कि अपोलो देवता से अंकित यूनानी तांबे की जो मुद्राएं हैं वो कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह है आहड़ सभ्यता। कौन सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है, जो तीर एवं तर्कस से युक्त है। इस पर यूनानी भाषा में क्या लिखा हुआ है? लेख अंकित है। इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशों से था। मतलब किस युग में?
इस युग में राजस्थान का जो व्यापार था वो विदेशों में भी हुआ करता था। यहाँ के लोग मृतकों को कपड़ों तथा आभूषणों के साथ गाड़ते थे। कहाँ के लोग? आहड़ के लोग ऐसे थे कि जो मृतक था उसको कपड़ों सहित और आभूषणों सहित ही गाड़ देते थे। यहाँ पर प्रमुख उद्योग तांबा गलाना, इसलिए इसे ताम्रवती भी कहते हैं। इसके उपकरण बनाना, तांबे के को गलाना और इसके उपकरण बनाना। यहाँ से टेराकोटा वृषभ आकृति मिली है। टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ मिली है। बनासियन बुल कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बनासियन बुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ से टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ, वृषभ मतलब बैलों की आकृतियाँ मिली है, जिन्हें बनासियन बुल भी कहा जाता है। यहाँ एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की जो व्यवस्था है वो उस पर प्रकाश डालती है। मतलब 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं एक मकान में, जिससे बृहद परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। कौन सी ईंटों का? पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इसका प्रचुर उपयोग होता था। आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की कांस्य युगीन संस्कृति का क्या था? मुख्य केंद्र था। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। कितने मीटर? 500 मीटर लंबे धूलकोट का जो टीला है वह आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना था तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। इम्पोर्टेंट, और ये सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। अब अगली सभ्यता है बैराठ, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में है। बाणगंगा नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? बाणगंगा नदी के किनारे पर है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान में बैराठ के नाम से जानी जाती है, में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी का नाम आपको याद रखना है। दयाराम साहनी ने जो उत्खनन कार्य किया वो किस सभ्यता का किया? अर्थात बैराठ सभ्यता का किया। द्वारा 1936 से 37 में किया गया तथा पुनः 1962-63 में किया गया। पुरातत्वविद जो नील रत्न बनर्जी है, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी जो है तथा कैलाश नाथ दीक्षित है द्वारा किया गया था। कब? 1962-63 ईस्वी में। उत्खनन में वर्तुलाकार बौद्ध मंदिर, स्तूप छात्र के मौर्यकालीन ओपदार पोलिश युक्त टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं, स्तूप छात्र के मौर्यकालीन ओपदार पोलिश युक्त टुकड़े प्राप्त हुए हैं। महाभारत के विवरणानुसार, जो महाभारत ग्रंथ है, महाकाव्य है, उस महाभारत के विवरणों के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था। छद्मवेश मतलब दूसरा वेश धारण करके विराट राजा की सेवा में व्यतीत किया था। इस क्षेत्र में मौर्यकालीन और इसके बाद के काल के अवशेष भी मिलते हैं। मौर्यकालीन तथा इसके बाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ कुल 36 मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमार्क है और पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं। किसकी है? चांदी की हैं। और 28 इंडो ग्रीक, 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की है। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की है। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की है।
ये मुद्राएं एक भांड में सूती कपड़े में बंधी मिली थी। एक बर्तन था जिसमें सूती कपड़े में बंधी हुई मिली थी। इस क्षेत्र से पुरातात्विक सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। यह लौह उपकरण भी, ये मतलब यहाँ पर लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कहाँ पर लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखना है बैराट सभ्यता में लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोकालीन गोल मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। ये भारत के प्राचीनतम मंदिर माने जा सकते हैं। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। सन 1837 में बाबरू पहाड़ी से सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 प्रस्तर लेख भी प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर लेख भी, जिनकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। जिनसे अशोक की बुद्ध धम्म और संघ में अगाध निष्ठा लक्षित होती है। बुद्ध धम्म और संघ में अगाध निष्ठा लक्षित होती है। बाबरू शिलालेख मिले हैं अशोक के कारण, अशोक के काल में। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष थे। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था। सन 634 ईस्वी में वेहनसांग विराटनगर आया था। कब आया था? 634 ईस्वी में। कौन आया था? वेहनसांग आया था। कहाँ आया था? विराटनगर में आया था। उसने बौद्ध मठों की संख्या 8 लिखी है। कितनी लिखी है? 8 लिखी है। भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है। इसे भीमलता कहते हैं। क्या कहते हैं? भीमलता कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था, इसलिए इसे भीमलता कहते हैं। बैराठ एक ग्राम संस्कृति केंद्र नहीं थी। बैराठ जो थी वो ग्राम्य संस्कृति केंद्र नहीं थी, जबकि आहड़ ग्राम्य सभ्यता थी, संस्कृति की केंद्र थी। NR अर्थात नीलरत्न बनर्जी को उत्खनन में ईंट एवं कांच के टुकड़े तथा MN देशपांडे को छेद वाले कई उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बैराठ जयपुर स्थल की प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज कार्य 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया। इन्होंने विराटनगर में मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख खोज निकाला। डॉक्टर कनिंघम ने 1864, किसने? डॉक्टर कनिंघम ने 1864-65 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। किसको? इस अध्ययन को आगे बढ़ाया। 1871-72 में कनिंघम के जो सहायक थे कार्लाइल ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और 1910 में डॉक्टर DR भंडारकर ने इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन या सूक्ष्म परीक्षण किया। शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत मिलते हैं। शंख लिपि के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है बैराठ सभ्यता में इसके प्रमाण बहुतायत मिलते हैं। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर का टीला तहसील नीम का थाना और सीकर में मिला है और खोज एवं जो उत्खनन किया है BV लाल तो निर्देशक थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। किसने? BV लाल के निर्देशन में। DP अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की है। अर्थात गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है।
ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सेकंड ग्रेड में पिछली बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, तो वह है गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में यह प्राचीनतम है। इस प्रकार गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वह है गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से कई सहस्त्र ताम्र आयुध मिले हैं, वे ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कुलाड़े, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे, ये इम्पोर्टेंट है, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, विविध ताम्र आभूषण प्रमुख हैं। इस सामग्री में 99% तांबा है। ये और भी ध्यान रखना है आपको, जो भी यहाँ के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें 99% तांबा का उपयोग किया गया था। ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो पत्थर के बने हुए होते थे। गणेश्वर से जो मृत पात्र प्राप्त हुए हैं वे कपिस्वर्णी मृत पात्र कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मृत पात्रों में प्याले, मिट्टी के जो बर्तन हैं उनमें प्याले, तस्त्रियाँ व कूड़ियाँ प्रमुख है। गणेश्वर में रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। कब डाला? 1977 में। किसने? रत्नचंद्र अग्रवाल ने। इस क्षेत्र का विस्तृत उत्खनन कार्य 1978 से 89 के बीच विजय कुमार ने किया। 1978 से 1989 के बीच विजय कुमार ने किया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में सभ्यताएं।